ये इस कहानी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 सुनने के लिए कमेंट पिन चेक करें या डिस्क्रिप्शन चेक करें। तो कहानी शुरू करते हैं। मैंने रोते हुए ये बात जब अपनी सहेलियों को बताई तो उनको मेरे ऊपर बहुत तरस आया था। वो 2 लड़कियां थीं। वो दोनों ही हमारे मोहल्ले में रहती थीं। बचपन से मैं उनको जानती थी, मगर अब जब से मैं अकेली हुई थी तब से मेरी उनसे जान पहचान बहुत अच्छी हो गई थी। अंशिका और रीमा दोनों ही मेरी सुख दुख की साथी बन गई थीं। उन दोनों को मुझसे बहुत हमदर्दी होती थी। उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हारे भैया भाभी जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। रीमा ने मुझे एक सलाह दी। रीमा कहने लगी, तुम अपने भैया की मर्जी के मुताबिक शादी कर लो। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा गुजारा ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो माँ कहने लगी, मैं ये चाहती हूँ कि तुम शादी वाले दिन शादी से कुछ देर पहले घर से भाग जाओ। अंशिका और मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसने बात तो बड़े ही काम की थी, मगर मैं भागकर कहाँ जाती? अंशिका ने कहा, तुम भागकर मुंबई चली जाना। मुंबई में मेरा एक कजिन रहता है। वो तुम्हें रहने की जगह भी दिलवा देगा और तुम्हारी कहीं पर नौकरी का बंदोबस्त भी करवा देगा। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वो दोनों कहने लगीं, अगर ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम्हें अपने भैया भाभी की मर्जी के मुताबिक शादी करनी होगी। मैंने कहा, मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे शादी तोड़कर घर से भागने वाला रास्ता ज्यादा बेहतर लगा। 2 दिन के बाद मेरी शादी थी। जिस अमीर आदमी के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो अपने गार्ड्स के साथ बारात लेकर हमारे घर पहुंच चुका था। मेरी भाभी ने मुझे दुल्हन के कपड़े कमरे में दे दिए थे। ज्यादा मेहमान भी नहीं थे, मगर मैंने अपनी शादी में रीमा और अंशिका को बुलाया था। उन दोनों ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया, जिससे भाभी को तसल्ली हो गई कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। भाभी ने कहा था, थोड़ी देर में तुम्हें मंडप में बुलाया जाएगा, तो आ जाना। शादी के सारे बंदोबस्त हो गए थे। अंशिका और रीमा ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और मेरा सामान भी पैक कर दिया था। उन्होंने कमरा बंद करके खिड़की से मेरे भागने का इंतजाम भी कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ नीलम, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारो। अगर तुम यहाँ रही तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करते रहेंगे। अंशिका ने मुझे अपने कजिन का एड्रेस दे दिया था और बताया था, तुम्हें मुंबई की ट्रेन पकड़नी है। मुंबई जाने के बाद तुम्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरा कजिन मिलेगा। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैंने अपनी दोनों सहेलियों को गले से लगाया और कहा, तुम जैसे दोस्त भगवान सबको दे। उन्होंने कहा, तुम जाओ, वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तुम्हारा यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है। हम यहाँ सब कुछ संभालेंगे, तुम हमारी परवाह मत करना। उन दोनों ने मुझे रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतार दिया और फिर मैं दुल्हन के कपड़ों में ही वहां से भागने लगी। मगर गेट तक पहुंचकर मुझे एक गार्ड ने देख लिया और फिर उसके बाद उसने शोर मचा दिया। उस बूढ़े आदमी के गार्ड्स मेरा पीछा करने लगे। मैं तेज तेज कदमों से भाग रही थी और बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते भागते भागते रेलवे स्टेशन तक पहुंच आई। मुझे किसी भी तरह से ट्रेन में बैठना था ताकि मैं इस शहर से चली जाऊं। मुझे अपने प्लेटफार्म तक पहुंचना था जहां मुंबई जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। मैं प्लेटफार्म तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर बनी सीढ़ियों का सहारा लेने लगी, जब अचानक मैंने सीढ़ियों के किनारे छोटे से कंबल में लिपटे एक मासूम बच्चे को देखा जो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला था। मैंने झट से उसे पकड़ लिया। अभी मैं सोच ही रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैंने इधर उधर देखा और फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं उस बच्चे को गोद में उठाकर भागते हुए ट्रेन में चढ़ गई। मैंने न कुछ सोचा न समझा और मैं ट्रेन के कोने में उस बच्ची को गोद में लेकर छुप गई थी। वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मगर उनकी नजर मुझ पर नहीं पड़ी। थोड़ी ही देर बाद वो लोग वहां से चले गए और फिर ट्रेन भी चल पड़ी। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने बच्चे का मुंह देखा। वो बड़ी ही सुंदर लड़की थी। मुझे उसे देखकर तरस आने लगा कि आखिर कौन था जो उसे ऐसे छोड़कर चला गया था।
मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे ही मुंबई पहुंच जाऊंगी, इस बच्चे के बारे में पता लगवा लूंगी कि ये कौन है और रेलवे स्टेशन पर इसे कौन छोड़कर चला गया। ऊपर वाले की कृपा से मैं जैसे तैसे मुंबई के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी। मगर मेरे हाथ में ये बच्ची थी, मेरा सामान था, और मैं इधर उधर घूमकर अंशिका के कजिन मोहित की तलाश कर रही थी। थोड़ी ही देर में मैं मोहित को पहचान गई थी, क्योंकि उसे अंशिका ने बता दिया था कि मैं उसे दुल्हन के जोड़े में मिलूंगी। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। एक तो मैं दुल्हन के जोड़े में थी और दूसरा मेरी गोद में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा, तुम ही नीलम हो ना? मैंने उसे बताया, हाँ। तो उसने फौरन ही मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चलाते हुए वो कहने लगा, तो फिर बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, अंशिका ने तो बताया था कि आप मेरे रहने का बंदोबस्त करवा दोगे। वो कहने लगा, देखो, तुम मेरे घर पर कुछ दिनों तक ही रह सकती हो। जैसे ही तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, तुम चली जाना। मगर ये बच्चा कौन है? क्या तुम्हारा अपना बच्चा है? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर मिला है। ये कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची है। वो कहने लगा, तुम तो खुद खतरों से खेलकर यहाँ तक पहुंची हो, तो तुम्हें इस बच्ची को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस बच्ची से मेरा क्या रिश्ता है। शायद इसी के लिए तो मैं अपने घर से भागी हूँ। शायद ऊपर वाला मुझे इससे मिलवाना चाहता था। इस बच्ची को मैं वहाँ अकेले छोड़कर कैसे आ सकती थी? हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मैं इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस मुझसे इस बच्चे के बारे में तो पूछेगी ही। अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझे अपने घर ले आया था। उसने कहा, तुम बेफिक्र हो जाओ, ये मेरा घर है। मैं तुम्हारी मदद सिर्फ अंशिका की वजह से ही कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी कजिन होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्ची को लेकर कमरे में चली गई थी। ना जाने क्यों मुझे इस बच्चे से हमदर्दी महसूस होने लगी थी। मैं इसके बारे में सोचने लगी कि आखिर इसे वहाँ कौन छोड़कर गया होगा। किसी की मजबूरी रही होगी इसे वहाँ छोड़ने की, या फिर किसी ने जानबूझकर इसे वहाँ पर छोड़ा था। मैंने सोचा, नहीं नहीं, कोई धोखे से तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने इस बच्ची की तरफ देखा, जो बहुत सुंदर थी। मुझे इस पर प्यार आ रहा था। मोहित कमरे में आया और कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्ची से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए। मैंने कहा, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें नहीं पता कि मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, तो मेरे साथ मेरे अपनों ने क्या कुछ नहीं किया। और ये तो फिर एक लापता बच्ची है, एक ऐसी बच्ची जिसकी ना कोई पहचान है, न इसके माता पिता के बारे में कुछ पता है। सोचो, समाज इसके साथ क्या करेगा? आजकल लड़कियों के साथ क्या कुछ गलत नहीं हो रहा? अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो इस समाज के कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो इस पर गलत नजर रखेंगे। वो इसे नोच डालेंगे। मैं भले ही सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, मगर मैं इसकी माँ बनकर परवरिश करूंगी। मुझे इसके लिए जितना हो सकेगा मैं वैसा ही करूंगी। तुम मुझे अपने घर में जगह दे सकते हो तो दे दो, लेकिन ये बच्ची मेरी अकेलेपन की साथी है। शायद ऊपर वाले ने इसे मुझसे इसलिए मिलाया कि मैं इसकी मदद करूं। मेरी बात सुनकर मोहित खामोश हो गया था। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, मगर तुम अब क्या करोगी? मैंने कहा, मैं कोई नौकरी तो नहीं कर सकती, क्योंकि इस मासूम बच्ची को मैं किसके हवाले छोड़कर जाऊंगी? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो। जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है, मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी सहेलियों की तो शुक्रगुजार हूँ, साथ ही साथ तुम्हारी भी बहुत हूँ। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहो मेरे घर में रह सकती हो। यहाँ पर मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस बच्ची के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। ना जाने क्यों
इसे रोते हुए और तकलीफ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ माता पिता नहीं थे। तभी मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी, जबकि मैंने बड़े होकर अपने माता पिता का साथ छोड़ा था। मगर इसने तो होश भी नहीं संभाला था। तभी से इसके माता पिता इससे दूर हो गए। मैंने ठान लिया था कि मैं इसकी खातिर वो सब कुछ करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैंने इसको अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। मैंने देखा था कि मोहित बाजार से खाना लाकर खाया करता था। मोहित एक अच्छा लड़का था। उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया हुआ था, जिस कमरे में वो मेरी मौजूदगी में कदम तक नहीं रखता था। वो सारा दिन जॉब पर होता था। वो अपने साथ साथ मेरे लिए भी खाना लेकर आता और इस बच्ची, जिसका नाम मैंने उम्मीद रखा था, उसके लिए भी दूध लाया करता था। इस बच्ची से मुझे जीने की नई उम्मीद मिली थी, इसलिए मैंने इसका नाम उम्मीद रख दिया था। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी। इससे मुझे दिली लगाव हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे ये बात बुरी लगने लगी कि बेचारा मोहित मेरे लिए और उम्मीद के लिए काफी कुछ कर रहा है। वो जिस तरह से अपने लिए सुबह से नाश्ते से लेकर रात तक का खाना बाजार से लेकर आता था, उस हिसाब से तो उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे। मैंने देखा कि उसके घर में ज्यादा राशन भी मौजूद नहीं था। एक दिन मैंने मोहित से कहा, मोहित, आप अपने किचन में राशन भरवा दीजिए, फिर आपको बाजार से खाना लाने की जरूरत नहीं होगी। मैं सारा दिन घर में अकेली ही तो होती हूँ, और फिर उम्मीद भी मुझे ज्यादा परेशान नहीं करती, इसलिए मैं आपके और अपने लिए खाना बना लिया करूंगी। बाजार का खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं और साथ ही साथ पैसों की भी फिजूल खर्ची होती है। मेरी बात सुनकर मोहित कहने लगा, तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा, ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए तो मैं तुम्हें सारा सामान लाकर दे दूंगा। अगले दिन उसने मुझे खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान लाकर दे दिया था। फिर जब मैंने खाना बनाकर उसको खाने के लिए दिया तो उसे मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आया था। उसने तो तारीफों के ढेर लगा दिए थे। वो कहने लगा, तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये खाना तो बाजार के खाने से भी बहुत अच्छा है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मैंने कहा, मैंने किसी से नहीं सीखा। मेरी मम्मी भी अच्छा ही खाना बनाया करती थी। मैं उनको देख देखकर सब कुछ सीखी हूँ। अब मैं उसके लिए हर रोज खाना बनाती थी, तो वो बहुत खुश होता था और रोज ही मेरे खाने की तारीफ करता था। एक दिन मोहित कहने लगा, नीलम, तुम कोई नौकरी करना चाहती थी ना? मैंने कहा, हाँ, चाहती तो थी, मगर उम्मीद की तरफ से मजबूर हूँ। तो वो कहने लगा, मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, वो सभी बाहर से खाना ऑर्डर करके खाते हैं। बाजार का खाना तो वैसे भी नुकसानदेह होता है। मैं अगर उन लोगों को तुम्हारे खाने के बारे में बताऊं, तो वो लोग तुम्हारा खाना ऑर्डर किया करेंगे। इस तरह तुम भी पैसे कमा सकोगी। मैंने कहा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहने लगा, हाँ, हाँ, आजकल क्लाउड किचन चल चुके हैं। लोग घरों से खाना बनाकर भेज रहे हैं। तुम एक काम करो, कल खाना बनाकर तैयार रखना। कल मैं अपने ऑफिस के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना टेस्ट करवा दूंगा। अगर उन लोगों को तुम्हारा खाना पसंद आया, तो फिर समझो कि तुम्हें ही उन लोगों को खाना बनाकर देना होगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल खाना बनाकर तैयार रखूंगी। अगले दिन मैंने टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मोहित मेरे हाथ का बना खाना अपने ऑफिस ले गया था। मैं सारा दिन उसका इंतजार करती रही। रात को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे खुशखबरी दी। कहने लगा, वहाँ सब लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया था और सभी का कहना है कि कल से यही खाना वो लोग खाने वाले हैं। मोहित की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने ऑनलाइन डिलीवरी ऐप पर अपना अकाउंट बना लिया था और अब उसके जरिए मैंने क्लाउड किचन खोल लिया था। मैं रोज खाना बनाती और मेरा खाना मोहित के ऑफिस में चला जाता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना इतना टेस्टी होता है, जिसे लोगों ने बहुत प्यार और प्रशंसा दी। मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगी। मोहित ने मेरा पूरा साथ दिया था। उम्मीद भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई थी और इन 6 महीनों में
मैंने अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। शायद मेरी कामयाबी के पीछे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं एक दिन इस तरह भी काबिल हो सकूंगी। अब लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना ऑर्डर किया करते थे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें घर के खाने की जरूरत होती है। वो ज्यादातर मुझसे ही कांटेक्ट करते थे। मोहित की जॉब भी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरा भी हाथ बटाने लगा था। मेरी बातचीत अंशिका और रीमा से भी शुरू हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया था, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमसे भी कई बार पूछा कि नीलम कहाँ भाग गई है, मगर हमने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई, मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। मेरे हाथ का बना खाना लोगों को डिलीवर होता है और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी, मगर जब मैंने उम्मीद के बारे में उनको बताया तो वो चौंक गई थी। उन्होंने कहा, शायद इस बच्ची की वजह से ही तुम कामयाब हुई हो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो भले ही हम अपनी नेकियां करके भूल जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला उन सबको देखता रहता है और एक ना एक दिन हमें हमारी नेकियों का फल जरूर मिलता है। आज इस बात को पूरे 7 साल गुजर गए। उम्मीद अच्छी खासी बड़ी हो गई। मैंने उसको एक माँ बनकर पाला, उसकी अच्छी परवरिश की, उसे अच्छे संस्कार दिए और मैं इन 7 सालों में इतनी कामयाब हो गई कि आज शहर के सबसे बड़े लोगों में मेरा नाम शामिल होता है, क्योंकि मैंने अपने क्लाउड किचन से काफी नाम कमाया, काफी पैसा कमाया। बल्कि मैंने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया जिसमें मेरी मदद मोहित ने की। हमने एक बड़ी सी अचार कंपनी लॉन्च की और आज शहर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में हमारी कंपनी का अचार लोग खाते हैं, बल्कि बाहर विदेशों में भी हमारा अचार सप्लाई होता है। मेरे हाथ के बने खाने को लोगों ने जितना प्रेम दिया, उतना ही प्रेम मेरे हाथ के बने हुए अचार को दिया गया था। मैंने अपनी कंपनी में बहुत सी ऐसी लड़कियों को नौकरी दी जो अकेली होती है, जिन्हें अच्छा खाना बनाना आता है और जिनका मेरी तरह कोई नहीं है। आज वो मेरी ही कंपनी में काम करती हैं, पैसा कमा रही हैं। मुझे इतना कामयाब होता हुआ देखकर मोहित के दिल में ख्याल आया कि उसे मुझसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसका कहना कि जो इंसान किसी की बेवजह इतनी मदद कर सकती है जिससे उसका कोई रिश्ता भी नहीं हो, तो फिर जब वो रिश्ते में बंध जाएगी तो दूसरों का कितना ख्याल रखेगी और कितनी मदद करेगी। उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया तो मैं मान गई थी, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान है। आज भी हम दोनों मिलकर अपनी कंपनी चला रहे हैं। मोहित ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो मेरे साथ ही मेरी कंपनी का हेड बना और मेरा सहारा बनकर खड़ा हुआ, जबकि उम्मीद एक अच्छे स्कूल से शिक्षा हासिल कर रही है। हमने उसे कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि मैं अगर उसकी माँ बन गई तो वो उसका पिता बन गया था और उसको यही लगता है कि हम दोनों उसके माता पिता हैं। भले ही मेरी कामयाबी का सफर शब्दों में बहुत आसान है, मगर ये सफर बहुत मुश्किल रहा था। इस सफर में मोहित ने मेरा साथ दिया तो शायद मुझे आसानियां लगने लगी थी। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने एक मासूम बच्ची को सहारा दिया, उसका ख्याल रखा, उसकी परवरिश की। उसका सिला ही मुझे ऊपर वाले ने इस तरह दिया कि आज मैं कामयाब इंसान हूँ और अब मुझे शायद अपने भैया भाभी की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पूरी तरह से भूल गई हूँ। बस मैं, मेरा पति और मेरी बेटी, हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।